सो फाइनली हम कनेक्ट हो चुके हैं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल दास यूनिवर्सिटी, श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी प्रेजेंट शख्सियत में। साथियों, आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज जैसा कि मालूम है कि आज 31 मई है और आज इवेंट्स मैनेजर डे है और वर्ल्ड तम्बाकू डे है। यानी कि आज हमें तम्बाकू को छोड़ने का प्रण भी लेना है और जो हमारे सपनों को सजाते हैं सभी इवेंट्स मैनेजर को थैंक्स भी विश करना है। हमारे साथ यहाँ पे योगा टीम जुड़ चुकी है। शिवांश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप भाटी जी, गुड मॉर्निंग। हेमांशी, वेरी गुड मॉर्निंग। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे दिन हंसने के लिए, यानी कि आज जहां से हम शुरुआत करेंगे तो आज पूरे दिन हम गुदगुदाते रहेंगे। हनु कर्मा हमारे साथ हैं, अनु कर्मा एंड कमल रत्न जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग। संडे संडे हमारी मुलाकात हो रही है और अब हमारी जान पहचान भी बढ़ चुकी है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे चरण जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वतन विजय वर्गीय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ओशो ध्यान ग्राम से जी, प्रणाम प्रणाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी का तहे दिल से स्वागत है। राजेंद्र सैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। साथियों, आज मैंने कहा कि हम पूरे दिन हंसने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरे दिन हंसने वाले हैं भाई? आज हमारे बीच में हास्य व्यंग्य के कवि जो आने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सब अपनी अपनी विधाओं में। लोकेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर और साथ के साथ हनु हनु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो हमारे लास्ट कॉन्टेस्ट के विनर भी हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। अभी हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आप सभी को बताना चाहेंगे क्योंकि आज हमारा ये सेशन 45 मिनट का रहने वाला है। शीतल वर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिर्फ नेम अनाउंस करूंगी, गुड मॉर्निंग मैं सभी को एक साथ विश कर देती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और यही एनर्जी आप सभी में बनी रहे क्योंकि हम एनर्जी के साथ जीते हैं और हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमको पॉजिटिव वाइब्स देती है। कहते हैं ना कि कवियों का अपना अपना अंदाज होता है और वैसे भी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि, कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज रविवार है और हमारे साथ कवि भी साथ होंगे। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए खास होने वाला है और आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये पोस्टर और इसके बाद आपको अंदाजा होने वाला है कि चेतन चर्चित, जैसा कि इनका नाम है वैसे ही इनके चर्चे हैं। भाई उत्साह छोटे हैं लेकिन इनकी बातों में शरारतें बड़ी बड़ी होती हैं। जब ये आते हैं मंच पर तो बड़े बड़े धुरंधर भी साइलेंट मोड में आ जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा चेतन जी में जो हम चेतन जी से मिलके ही जानने वाले हैं और ये हमारी इंडिया की यंगेस्ट वॉइस हैं। हम इनका वेलकम करना चाहेंगे आप सभी के बीच में और आप सभी को बताना चाहेंगे कि द ग्रेटेस्ट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में 5 में आप ही एकमात्र से हास्य व्यंग के कवि थे। और देखिए स्क्रीन पे दिख रहे हैं और चेतन चर्चित जी की मुस्कुराहट देख के हम समझ सकते हैं कितने शरारती हैं ये। नहीं जी, छोटे वो हैं तो आपको देख के मगर हंसी आ गई। सोच। अरे वाह, क्या बात है। मेरे को तो कल आपकी आवाज सुन के ही बड़ा गुदगुदाना आ गया था, तो मैंने सभी को बोल दिया है कि चेतन जी आने वाले हैं भाई, आज पूरे दिन हम हंसने वाले हैं। ये 40 मिनट्स हमारे पूरे दिन की एनर्जी देने वाले हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में एसकेडी यूनिवर्सिटी प्रेजेंट शख्सियत में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, हमारे सभी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी आपका वेलकम तहे दिल से कर रहे हैं। कमल रत्न जी और श्रेयांशी जी यहाँ पर सभी हैं। गुरप्रीत सिद्धू जी, सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी जो आपके नाम से जुड़ा हुआ है, जी। चेतन विजय वर्गीय। लेकिन सारी दुनिया आज इन्हें जानती है चेतन चर्चित। तो ये चेतन जो है इनके चर्चाओं की और चर्चित की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो मैं आपके माध्यम से यहाँ पर लाइव आया हूँ, एसकेडी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत जो है सुप्रभात। और रही बात नाम की, तो शेक्सपियर ने तो कहा है नाम में क्या रखा है। लेकिन मेरा अपना कहना है नाम में बहुत कुछ रखा है। हम कवियों में एक परंपरा रही है उपनाम की, और जो बड़े कवि अपने आने वाले जो सितारे होते हैं, आने वाले जो कवि होते हैं, उनको उपनाम दिया करते हैं। मैं जिन दिनों मंचों पर आया उस बीच में मैंने खुद ने ही अपना उपनाम रख लिया, क्योंकि मैं शुरुआत से मान बैठा था मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। तो ये मेरा जो चेतन चर्चित का सफर रहा है, मेरा अपना मानना है कि नाम जो है बहुत सकारात्मक हो ताकि आपका जीवन सकारात्मकता की तरफ बढ़े। तो मैंने अपना नाम चेतन चर्चित इसलिए रखा, जैसा नाम वैसा गुण अगर आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं समझता। बिल्कुल
बहुत ही सही बात आपने कही है। और देखिए आपके लिए पुरुषोत्तम जी का एक कमेंट यहाँ पे आया है कि आप बहुत ही युवा कवि हैं और आप लोगों के दिल को जीतने का अपने आप में एक हुनर रखते हैं। और यहाँ पे मक्खन जी भी आपके लिए लिख रहे हैं कि आपके 3 पेज शेयर कर चुके हैं वो अभी तक 3 जगह, यानी कि अरे आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बिगेस्ट फैन है। अच्छा देखिए साथियों, कहते हैं ना कि जब कभी मंच पर हो तो बाबा के साथ और हंसी ठिठोले ना हो तो मजा नहीं आता। तो आपको जो जो बात हमारे चेतन जी की अच्छी लगे आप स्माइली भेज सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। राइट चेतन जी? वैसे मैं आपको बता दूं, पुरुषोत्तम जी जो हैं, मुझे मैं यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, उनका मुझे फोटो दिखा तो मुझे ध्यान है। मैं आपने कहा कि मैं युवा कवि हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम जी बड़े वरिष्ठ श्रोता हैं कवि सम्मेलन के। वो वाह वाह। एनसीआर के रहने वाले हैं और इस बीच में इस एनसीआर के इर्द गिर्द 100-150 किलोमीटर में जो भी कवि सम्मेलन होते हैं वो जरूर अटेंड करने आते हैं। तो क्या वो बात है। बड़े अच्छे श्रोता हैं। उनका इसलिए भी कहते हैं ना स्वागत कि करता हूँ मैं। श्रोताओं का कवि से जुड़ाव अपने आप ही बन जाता है। सो सर ये लॉकडाउन का समय है और हमारी यूनिवर्सिटी यानी एसकेडी यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि सभी को घर बैठे बैठे कुछ एंजॉय कराया जाए, तो आज आप हमारे इस मंच पे हैं। सो सबसे पहले लॉकडाउन कोरोना से ही शुरुआत करते हैं आपसे। इस आ, समय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समय तो देखिए अब क्या है कि लॉकडाउन तो खत्म होने आया, अब तो अनलॉकडाउन शुरू हो रहा है। हाँ, और देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन भी हालांकि जो रहा है ये कोरोना के चलते बेहद जरूरी था। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, अपनी बात बड़े अलग ढंग से करता हूँ हमेशा। जी हास्य कवियों को कहा जाता है कि वो कान को उल्टे तरीके से पकड़ते हैं। तो बिल्कुल। मैं वैसे ही कान को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस कोरोना के खाली समय में लोगों ने कोरोना से बचने के अलग अलग तरीके निकाले। मोदी जी भी आते थे रात को 8 बजे। एक तो मोदी बिल्कुल। जी जब जब रात को 8 बजे आए उन्होंने बहुत कुछ बंद करवा दिया। जब जब पहली बार आए थे तो उन्होंने नोट बंद करवा दिए। जी दूसरी बार आए, आपको ध्यान होगा, उन्होंने देश बंद करवा दिया। तीसरी बार आए तो उन्होंने लाइटें बंद करवा दी थी। अगली बार आएंगे पता नहीं क्या बंद करवाएंगे। लेकिन लेकिन मैं बता दूं, अच्छा एक तो मोदी जी 8 पीएम पर आते हैं, मुझे तो कभी कभी शक होता है मोदी जी हमारे पीएम है या 8 पीएम है। ये बिल्कुल आपने अलग सी बात कही है। लेकिन लेकिन मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, कवि हूं तो अपने ढंग से 4 पंक्ति कोरोना से बचने का आप आनंद लेंगे। और जो श्रोता सुन रहे हैं, लगभग 100 लोग जुड़ गए हैं, मैं उन लोगों को मस्ती आ जाएगी, यहीं से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगा। सुनिएगा, कोरोना से जी बचने के मेरे अपने तरीके। जी। कि कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, क्या बात। कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, चीनी माल का कभी आयात मत करना। अभी ये मुहिम भी चली हुई है कि चाइनीज को हमें बाइकआउट करना है, यहां से शुरू करना और आनंद लेना। कि कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, चीनी माल का कभी आयात मत करना। तो घर पर ही अपने तुम छुपे रहना, अकेले सड़कों पे आके उत्पात मत करना। घर पर ही अपने तुम छुपे रहना, अकेले सड़कों पे आके उत्पात मत करना। तो प्रेमिका से मिलने की, विशेष सुनिएगा आप, जी प्रेमिका से मिलने की बात सोचना तो दूर, सगी बीवी से भी मुलाकात मत करना। और बचने का सबसे आसान है तरीका यही, सीधे मुंह किसी से भी बात मत करना। वाह वाह। सीधे मुंह किसी से भी बात मत करना। और एक बात और मुझे याद आ गई, इसलिए कहना चाहता हूं प्रीति जी, अभी जी मैंने कहा कि प्रेमिका से मिलने की बात सोचना तो दूर, सगी बीवी से भी मुलाकात मत करना। जी तो जी जी। ये कोरोना का खौफ तो कुछ यूं चढ़ा हुआ है। मैं तो अविवाहित हूं, लेकिन पति नाम का प्राणी बहुत डरा हुआ है। वो तो अपनी पत्नी को छूने से पहले भी सैनिटाइजर से हाथ धोता है। उसको ये डर है कि कहीं मैं सैनिटाइजर से हाथ ना धोऊं तो कहीं पत्नी से ही ना धोना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कहा। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां, और आपका अंदाज ही कुछ निराला है। तो भाई मैसेज भी दिया है यहाँ पे चेतन जी ने कि चीनी माल का उपयोग कम करें, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अच्छा चेतन सर, अब सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। चेतन जी कहूंगी जी। मैं आपको, आप छोटे हैं, शरारती हैं, ये छोटू की शादी जो है, भाई जी। क्या बात है कि जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, लेकिन ये छोटू की शादी की मिस्ट्री को सुलझा दीजिए। दरअसल ये मसला कुछ यूं है कि छोटी हाइट वालों के साथ में एक मसला ये रहता है कि उनको बड़ा बुली किया जाता है, जो जो साथ में होते हैं। मैं अलग ढंग से अपना जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जी और मेरा अपना ये मानना है, मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, ये किसका बच्चा खो गया? मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। अच्छा यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में ही उठा लिया मुन्ना मुन्ना कह के।
ओह माय तो गॉड! अपनी स्थितियाँ हमेशा से अलग रही है। तो तो कहा मतलब बेनिफिट मिला आपको? बेनिफिट क्या कहा जाए, मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज़ एक लड़की निकलती थी। जी। तो मैंने सोचा, ज़्यादा मैं बनिया व्यक्ति हूँ, ज़्यादा दूर की हम लोग सोचते नहीं, मैंने कहा यहीं डाका डालो। तो मैंने मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला और ऐसे घड़ी-मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय से आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा, ये अब कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई हुँ। जवाब नहीं। मैं इंदौर से ताल्लुक रखता हूँ, आपको इस बात पर आनंद आएगा किस तरह से हाथ से निकल के आता है। मैंने कहा, ये अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो अगले दिन फिर मैंने लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख डाला, घड़ी-मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा, ये अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा प्रीति जी। मैं रोज लिखता रहा, फेंकता रहा, वो फिर? आती रही, उठाती रही, ले जाती हाँ। रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और हिम्मत करके उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। अपने को मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा, ये पहले से ही पता लगा के चलते हैं। तो मैंने पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा, भाई साहब, ये आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने मुझे कारण बताया, आपको आनंद आ जाएगा। मैंने कहा, मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले, चेतन, तुम तो बेवकूफ हो, ये तुम्हारा कोई लव लेटर नहीं उठाती है, तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है। तो अपने साथ हमेशा से स्थितियां कुछ ऐसी रही। यूं कहा जाता है कि छोटी हाइट वालों को शादी में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा, होनी बिल्कुल। ही नहीं चाहिए, हुँ। क्योंकि हो भी जाए, शादी हो भी जाए, तो जी। बारात में जो दूल्हा होता है ना, उसको घोड़ी पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा तो क्यों? दूल्हे को घोड़ी पे बिठा देते हैं, हाँ। वो आसपास वाले सोचते हैं, भाई साहब सहबाला तो बिठा दिया, अब कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। वो छोटा सा जो बच्चा बिठाया जाता है घोड़ी पे आगे, उसे सहबाला बोलते हैं। मैं तो यार समझ गई। यार दोस्त बड़े मजेदार होते हैं। एक तो मेरा मित्र एक देख रहा है, कमल आगने, बहुत अच्छा कवि है, वीर रस का। इनके जैसे जो परम मित्र होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति की अगर शादी हो तो बारात में गाना बजाया जाता है, आज मेरे यार की शादी है, जैसा कि आपने भी बताया था। जी। ये बजाया जाता है, हम जैसे छोटी हाइट बजाया। वालों के लिए बजाया जाता है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टिपी टिपी टॉप टॉप। तो स्थितियां कुछ यही रहती है। ये मेरा एक अच्छा। सेट था, मेरा ये लाफ्टर का सेट था, जो कि हँसाने का मुखिया कौन या द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मैंने सुनाया था, जो कि आपको ध्यान रहा। मुझे अच्छा लगा जान हाँ, करके आपको ये ध्यान था। वहाँ भी आप इकलौते छोटे कवि थे। इसके बारे में भी आप प्लीज़ थोड़ा-सा इस सफ़र के बारे में भी बताइए? दरअसल सिलसिला कुछ यूँ रहा कि मैं अपने स्कूल के टाइम से ही लिखता तो रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या मैं कविताएँ भी लिख सकता हूँ, और मुझे जी। जानकारी भी नहीं थी। मैं नाटक लिखा करता था, कुछ वैसे छोटे-छोटे से गेग से लिखा करता था, तो कहीं किया करता था और करवाया भी करता था, थिएटर किया और करवाया करता था। यहाँ जी। से सिलसिला शुरू हुआ, एक दफ़ा मौका लगा कि कवि सम्मेलन में जाने का एक योग लगा, और वहाँ से फिर इस कविता की तरफ रुझान हुआ। तो मेरा जो मिला-जुला जो एक कॉकटेल है, जिसमें बातें भी होती है, बतरस भी होता है, जिसमें हास्य व्यंग्य की कविताएँ भी होती है, मेरा एक अपना अलग तरीका भी है कहने का। इन सारी चीज़ों के बीच में जब लोगों के बीच में एक ये मासूम सा चेहरा जाता है, तो लोगों का वैसे ही प्यार मिल जाता है। ये लोकोक्ति और मुहावरे का अंदाज भी आपका कुछ निराला होता है कि तब से लेके अब तक वाहवाही लूटते हैं आप कि चाय चाय के बारे में भी आपने एक मुहावरा कहा है और आपने अभी 8 वाली बात कही, आपने मजबूरी का नाम भी पे भी मुहावरा लिखा है, तो मैं चाहूंगी कि वो 2-4 हो जाएं। आप तो पूरी रिसर्च करके आए हुए हैं। भाई हमारे व्यूअर्स चाहते हैं देखिए आपको सुनना और हमारे साथ कवि राजेश लोटपोट जी भी आपको सुन रहे हैं और संकेत संकेत जी भी आपको सुन रहे हैं, मनोज कुमार जी भी सुन रहे हैं, पंडित ओम यश जी भी सुन रहे हैं, तो ये ओम सभी व्यास चाहते हैं जी। जी, मुझे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कमेंट भी, तेजस ओम व्यास से लेकर राजेश लोटपुट भी बहुत अच्छा कवि है, राजस्थान का रहने वाला, और तेजस मेरा छोटे भाई सा है। तो वो सब लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो लोग यहाँ की ऑडियंस के बीच में भी हैं। खैर, आपने मुहावरों की बात की, तो मेरा अपना ये मानना है कि मुहावरे जो आम चलन में हैं, हमारी हम्म। राजनीति, हम भारतीय लोग जो है राजनीति में बड़ा विश्वास रखते हैं, राजनीति को अलग ढंग से देखते हैं। मैं तो कवि जी। हूँ, अपनी बात अलग ही ढंग से कहता हूँ, वो मुहावरे हमारे बदल गए। पहले हाँ। मुहावरे कुछ और थे, आजकल मुहावरे कुछ और हैं। पहले मुहावरा होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आजकल बिल्कुल। तो मुहावरा है, मजबूरी का नाम राहुल गांधी। स्थितियां ही कुछ ऐसी है। और राजनीति की क्या बात की जाए, पहले मुहावरा होगा, देखिए मैं मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ,
वहां के जी। लोग जो सुन रहे होंगे उनको भी बड़ा मजा आएगा। पहले मुहावरा जी। था, जहां चाहे वहां राह है। क्या है? वाह, आजकल वाह! मुहावरा है, जहां शाह है वहां राह है। क्या बात है! अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में भी सरकार बना ली। देखिए देश बंद है, पूरी दुनिया तक बंद है, सड़कें बंद है, अभी तो ट्रेनें कुछ खुली है, लेकिन पहले स्थितियां जिस बीच में ये मैं बात करने जा रहा हूं उस बीच में ट्रेनें, हवाई जहाज सब बंद था, लेकिन अमित शाह जी का काम चालू था। उन्होंने ऐसे बंद के माहौल में भी मध्य प्रदेश में जो सरकार चालू कर ली, वो हमारे अद्भुत ही गृह मंत्री, अच्छा सरकार भी उन्होंने इसलिए चालू कर ली क्योंकि केंद्र का कहना था वर्क फ्रॉम होम करें, और वर्क अमित फ्रॉम शाह होम जी करें, हमारे होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है ये। पूरी तरह से लागू कर दिया। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। बिल्कुल। साथियों देखिए, एक कवि ऐसे हैं जिन जो सूरज तक की भी कल्पना कर लेते हैं, इसीलिए कवियों के वाक्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो ये इनका अपना मत है और आप सबको हंसाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट भी करती हैं चीजें। सो अभी कवि अग्नि जी ने आपके लिए लिखा है, मासूम निगाहें, अच्छा जी। मासूम निभाए निगाहें और जुल्म ये डाहें। क्या बात है! कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी तारीफ भी की है, देश वाला मुस्ताक, ये क्या बात है! आपके लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे हमारे बीच में आ रहे हैं। सो अब अगली बात मैं आपसे करना चाहूंगी, सबसे पहली बार वो कौन सा मंच था कि जब आप ये कवि के रूप में, यानी कि आपके अंदर ये कला जो थी, आपने इसको प्रस्तुत किया और आपको खुद को लगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आप इसके लिए देखिए, बने हैं? अम, मुझे दरअसल मैंने जैसा बताया कि माइक जो फोबिया होता है वो तो मुझे रहा नहीं। जी। माइक पर आकर बोलने का जो एक झिझक होती है, जो आज के समय में बड़े बड़े नेता नहीं बोल पाते हैं, कितनी तरह की ये जो दिक्कतें होती है, ये मेरे साथ नहीं रही शुरुआत से ही, किसी प्रकार का फोबिया नहीं था। तो सबसे पहली चीज तो जो आज के युवा कवियों में है, या किसी भी तरह की जो विधा भी है, जितनी भी विधाएं हैं, उनमें एक डर सा कहीं ना कहीं नए लोगों को होता है कि कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये मेरे अंदर शुरुआत से रहा नहीं। इसके आगे की जो चीज है, फिर लेखन का मेरा अपना तरीका था ही, लिखता में था ही। तो यहाँ से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, वो चलता गया। मैं स्कूल टाइम से ही करता आया हूँ। मंच का सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ, अपने शहर के पास में ही एक छोटे से गांव में एक कवि सम्मेलन था। उससे जी। पहले मैंने कवि सम्मेलन ना कभी सुना था, और ना ही कभी बैठ के, मैं चूंकि सुना ही नहीं है तो देखना तो दूर की बात है। लेकिन जिस पहले मंच पर मैं गया था, एज अ कवि गया था, उससे पहले मेरा कवि सम्मेलन से कोई किसी प्रकार का राब्ता ही नहीं था। तो जब मैं कवि सम्मेलन में पहली बार गया, मैंने अपने अंदाज में कुछ जोक सुनाए, कुछ बातें करी, लोगों को बड़ी पसंद आई। और वहां से फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो देश भर में बीते 5 सालों से मैं हिंदी कवि सम्मेलन मंचों पर हूँ। टेलीविजन भी किया, तो देश भर के जो कवि सम्मेलन रहे, वो तमाम में भी जाने का अवसर मिला, बड़े लोगों का बड़ा प्यार मिला। तो ये मेरे साथ एक बड़ा सौभाग्य रहा, और ये एक अच्छी चीज मेरे साथ रही। चलिए, अब आगे की बातें हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपकी तरफ से 5 मिनट नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का तड़का हो जाए, क्योंकि लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है और आप आए हैं और चेहरों पे मुस्कुराहट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम चेतन जी की तरफ अब 5 मिनट के लिए नॉन स्टॉप आपको ही सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं 4 पंक्ति रखता हूँ, क्योंकि जी। इस समय में थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोग अंदर घरों में अपने बंद हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक निराशा, कुछ अजीब सा डर, एक मन में कहीं ना कहीं एक जो निराशा सी है, मैं वो आपकी निराशा दूर करने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्ति सुनना, आप लोगों को आनंद आएगा। जिस कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, मैं उस कोरोना में से हंसाने का प्रयास करता हूँ, आपको आनंद आएगा, सुनिएगा। कि जी। एक विपदा अभी तलक ना टली थी हम, एक विपदा अभी तलक ना टली थी हम, खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी हम, खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। तो नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब, बाहर से आए तब, चाल देख कर मेरी, बाहर से आए तब, चाल देख कर मेरी, पूछा गया आप क्या चेतू जी लेके आ गए, पूछा गया आप क्या चेतू जी लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी के, पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी के, सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए, सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए। तो और मैं देख पा रहा हूं
देश के बड़े कवि, मेरे संरक्षक कवि, जिन्होंने बड़ा बड़ा इसने मुझे मिलता है, बड़े भैया शंभू शिखर जी ने भी अपने पेज से इस लाइव सेशन को शेयर कर दिया है। उनका कमेंट यस, में यस, यस। पढ़ पा रहा हूँ। 4 पंक्ति सुनिएगा। आपने जिस तरह से मुझ पे कहा कि ये छोटे कवि हैं और जी। पूछा जाता है कि आपकी उम्र क्या है, ये है वो है। मैं 4 पंक्ति रखता हूँ, आपने क्या किया हुआ है शिक्षा में, तो मैं 4 पंक्ति आनंद के साथ में रखता हूँ कि एक बार मिलने को आए कुछ लोग और पूछ लिया चेतन जी क्या किया है शिक्षा में। कि एक बार मिलने को आए कुछ लोग और पूछ लिया चेतन जी क्या किया है शिक्षा में। तो मैंने कहा जितना है कद उतना ही पढ़ा, बाकी सारी डिग्री मिली है मुझे भिक्षा में, वाह, बाकी वाह! सारी डिग्री मिली है मुझे भिक्षा में। तो क्या बात! सौभाग्य से 10वीं में, सौभाग्य देखना मेरा, हम दुर्भाग्य कुछ मानते ही नहीं है, इतने जी, पॉजिटिव जी, व्यक्ति है कि जी। सौभाग्य से 10वीं में 9 बार फेल हुआ। सौभाग्य से 10वीं में 9 बार फेल हुआ, बना आडवाणी रहा सदा ही प्रतीक्षा में। और प्रीति जी, मेरा ये जी, मानना है, बिल्कुल। आडवाणी जी जैसी राहुल गांधी जी जैसा जवानी और आडवाणी जी जैसा बुढ़ापा भगवान दुश्मन को भी ना दे। तो सुनिएगा आनंद के साथ में कि सौभाग्य से 10वीं में 9 बार फेल हुआ, बना आडवाणी रहा सदा ही प्रतीक्षा में। और कांग्रेस सा रिजल्ट दिया टीचर ने, फेल होके आया हूं मैं बोर्ड की परीक्षा में, फेल क्या होके बात है! आया हूं मैं बोर्ड की परीक्षा में। तो हास्य इस तरह से भी निकल जाता है। और एक क्षणिका मैं आप लोगों को सुना देता हूं विशेष। मुझसे पूछा जाता है, आपने कहा छोटू की शादी, मैं हमेशा जी, मस्ती में रहने वाला व्यक्ति हूं, अलग ढंग से व्यंग का विद्यार्थी हूं, अलग ढंग से व्यंग निकाल के लेके आता हूं। सुनिएगा कि प्रेमिका बोली शादी के लिए क्या लड़का जरूरी है ऐसा। जो युवा लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जो अविवाहित सुन रहे हैं, ये बिल्कुल, तर्क, बिल्कुल। ये चीज मैं उन्हें बता देता हूँ, इस बार उनकी शादी पक्की हो जाएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लॉकडाउन में भी शादी पक्की हो जाएगी। सुनिएगा, ऐसा क्यों? सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। कि प्रेमिका बोली शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा, जिसके पास हो घर, नौकरी और कार। ये 3 चीजें की आवश्यकताएं होती है जिस जो लड़का देखने जाते हैं, बोलते घर है, नौकरी है, कार है या नहीं है। मैं तीनों चीजों की जुगाड़ बताता हूं, वो भी फ्री फोकट में। हींग लगे ना फिटकारी, और रंग चोखा किस तरह से हो जाता है, सुनिएगा। कि प्रेमिका बोली शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा, जिसके पास हो घर, नौकरी और कार। तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। तो मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बहार। गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। अपने ऊपर वाह, कुछ नहीं, सब वाह! सरकार पे आरोप। सुनिएगा, गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। बोली कैसे? मैंने कहा देख, स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा। पहली जुगाड़, कोई पैसा नहीं लगेगा। एक एक चीज में बिना पैसे की जुगाड़ बताता हूं आपको। मैंने कहा देख, स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा। मतलब प्रीति जी, शादी के पहले जो ये लड़के गाने गाते फिरते, बन जा तू मेरी रानी, तुझको महल दिला महल दूंगा, दिला दूँगा, हाँ। शादी के बाद वही अटल आवास की योजना में लगे मिलते हैं। कि स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा, घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी। मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। मोदी जी क्या ही बात है! 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। अच्छा, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी। देखिए, घर जी, मिल जी। गया, गाड़ी मिल गई, शादी हो गई कन्यादान योजना में। अभी तक कुछ खर्चा नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस की कहीं कोई कमी नहीं आई है। अगली बात केवल कॉन्फिडेंस की सुनिएगा कि जी, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, पर हो बारात मेरी जाएगी। बुलेट ट्रेन से आएगी। पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। तो वो बोली कि ऐसे वादे निभाओगे, यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे। तुम्हारी बातें तो लगती है बस जोर जबरदस्ती। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, जैसे लोगों के समझ में ना आई थी जीएसटी। और ये लगता है कि घर बसाने की तुम्हारी कोई थिंक नहीं है, और तुम्हारा तो आधार कार्ड ही शादी के लिए लिंक नहीं है। लिंक नहीं है, क्या बात है! वाह, वाह! तो आपने सारी ऐसी मतलब ऐसी चीजें भी गवर्नमेंट हो को जाती है। सारी सारी योजनाओं को शादी से क्या अंदाज में जोड़ा है, सच में मज़ा आ गया। यही यही एक हास्य कवि का एक हास्य कवि होता है, जो चीजों को जो आसपास बिखरी हुई है उन्हें ऐसे समेट देता है कि वो लोगों को इतनी रिलेट करे, इतनी आसान लगे कि उस पर सहज ही हंसी आ जाए। ये सहज हास्य की आज आवश्यकता है इस समय पर। ये ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आपसे एक सवाल एसकेडी यूनिवर्सिटी के मंच के माध्यम से पूछना चाहूँगी
क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी हर प्रकार के कोर्स कराती है, जैसा कि नाम है कि यूनिवर्सिटी है। सो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी आपको सुन रही है। जो लोग आप खुद युवा हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि जो स्टूडेंट लाइफ से जो लोग इस कवि की विधा में आना चाहते हैं, काव्य पाठ की विधा में आना चाहते हैं, या कॉमेडी में आना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्यंग रस हो, सौंदर्य रस की कविताएं हो, किसी भी तरह से भी अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दो बातें विशेष बताना चाहता हूँ। एक जी। तो सबसे पहली चीज कि आपको अपना अध्ययन जो भी करना है उसमें अपना काम अपनी चीज इतने सलीके से अलग ढंग से कहने की यहाँ पर आवश्यकता है। दूसरी चीज, जैसा मैं देख पा रहा हूँ शंभू शेखर जी बड़े भैया वो भी देख रहे हैं, उन्होंने तो एक अद्भुत अभी इन दिनों एक काम शुरू किया है। वो कवि सम्मेलन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्याकरण का, कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण का जो ये एक लोग नहीं मिल पाते हैं कि इसमें कौन बताए, किस तरह से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि ये स्कूली पाठ्यक्रम में अपनी जगह होती है हिंदी में, लेकिन एक प्रस्तुतिकरण का एक सबका अपना अंदाज है। तो इन सारी चीजों को लेकर एक बहुत अच्छा सा उन्होंने काम शुरू किया है। कवि हूं मैं करके वो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें कविता की पाठशाला का वो काम करेंगे। तो वहां से भी उसका एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वहां से भी आप लोग सीख सकते हैं। जल्दी ही वो इंटरनेट पर अवेलेबल होगा। तो कवि सम्मेलन विधा में आने के लिए तो ये भी एक बहुत अच्छा अवसर है। बाकी दूसरी चीजें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका अपना अंदाज, आपकी अपनी रुचि। आप जिस विधा में जाते हैं, देखिए धीरे धीरे हमारी बहुत सारी विधाएं विलुप्त होती जा रही है, और कलाकारों के लिए तो ये जो कोरोना काल का ये समय है, ये बड़ा ही विपरीत परिस्थितियों वाला समय है। कला का केवल एक ही मतलब है, और वो है उसका ये समझिए कि साधना करना। तो जो ये साधना का जो क्रम बिल्कुल है, सर। इसके लिए आवश्यक है कि निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर उसमें खोए रहना। और कला तभी सार्थक हो जाती है जब सामने वाला खुद खुश हो जाए, जो करने वाला है वो खुद भी उससे खुश रहे, तो लोगों को खुश भी कर पाएगा अपनी कला के माध्यम से। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शंभू शेखर जी जिस काम को करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो एसकेडी यूनिवर्सिटी या जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस विधा में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वाकई में बड़ा अवसर हो सकता है। कवि हूं मैं का ये सब्सक्रिप्शन ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये आप लोग जरूर लीजिए। अगर आप लोग इस विधा में आना चाहते हैं तो ये आपकी बड़ी सहायता करेगा। बिल्कुल। साथियों, जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो इतनी अच्छी बात यहाँ पे चेतन जी ने बताई है कि आपको खुद को इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपका आर्ट अलग होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए, उन सभी लोगों तक आपके माध्यम से पहुंच सके जो लोग इस एक्टिविटी में आगे आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो प्लीज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और एसकेडी यूनिवर्सिटी के पेज को लाइक करें, ताकि आपको एवरीडे आने वाली हमारी एक्टिविटीज पता चलती रहे। और जैसे कि अब सरकार के नियम के अनुसार स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं थोड़े ही समय में, तो सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। सो चेतन जी, अब मैं आपकी तरफ चलना चाहूंगी। आप युवाओं के लिए कह दिया, आपने शादी से जुड़ी बात आपसे हो गई। अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ परिवार और प्रेम, यानी कि पारिवारिक प्रेम से संबंधित कोई बात, कोई मैसेज लोगों तक बताना चाहें, और गुरु शिष्य से जुड़ी हुई इस परंपरा पर ही फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जितना जो भी हास्य है वो परिवार के साथ में, कवि सम्मेलन और ये जो कविताएं हैं अपने आप में, देखिए बहुत सारे विधाएं हो सकती हैं जो हम जो है अपने परिवार के साथ में कितनी बार नहीं देख पाते, लेकिन कवि सम्मेलन और कविता एक ऐसी विधा है जो आप अपने परिवार के साथ में, जिसमें बच्चे भी हों, युवा भी हों, अपने बुजुर्ग भी हों, सबके साथ में देखकर कविताएं सुन सकते हैं और कवि सम्मेलन को एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक कविता विशेष सुनाने का मेरा मन था, इसलिए चूंकि ये जो कोरोना काल है, इस बीच में हम एक अलग आपने मेरा हास्य व्यंग का अंदाज देखा, लेकिन मैं एक गीत आप लोगों को विशेष सुनाना चाहता हूँ। चूंकि मैं गा नहीं सकता तो मैं गाऊंगा नहीं, और आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बाद में भी मैं गा नहीं रहा हूँ। तो मैं नहीं, एक गीत बिल्कुल। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, जो काम अभी इस बीच में सोनू सूद जी ने किया। मैं वाकई में उन्हें यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से भी उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। वो जिस तरह से मजदूरों जो पलायन कर रहे हैं, जो 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 सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हुई बस में, या जो भी संसाधन उपलब्ध हुए, उसमें लद कर साइकिल भी मजदूर जा डिस्ट्रीब्यूट रहे किए हैं थे। उन्होंने, फूड पैकेट, साइकिल्स, तमाम काम कर रहे हैं वो समाज सेवा का, बहुत। जो बड़े हाँ, बड़े नेता नहीं कर पाए, वो एक हमारा अभिनेता अकेले ने कर दिया। अभिनेता कर। मैं इन परिस्थितियों में जो
हमारे मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों की ओर, अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। मैं उनके लिए एक कविता भी मैंने बीते दिनों लिखी, जो कि सोशल मीडिया पर कहीं बड़े लोगों तक पहुंची, उनके मुझे प्रतिक्रिया भी मिली। तो मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हूं, तो मैं एक ऐसी कविता जो मेरी विधा से तो ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन लोगों को ये भी लगे कि भाई कवि जो होता है वो सब रसों में लिख सकता है, लेकिन एक मुख्य रस बिल्कुल, चुनना उसके लिए आवश्यक होता है। जो मेरे हास्य बोध लीला है उसके पीछे की जो चीजें और भी हो सकती है, मैं एक गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। सुनिएगा। केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, कहीं मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मैं एक इस बड़े प्लेटफॉर्म से एक बड़ी बात आपके बीच में शुक्रिया के साथ में सोनू सूद जी के लिए रखना चाहता हूं। किस तरह से मजदूर अपने अपने घरों के लिए लौटे कि कलियां कोमल सूख रही है, कलियां कोमल सूख रही है, सरिताएं किस ओर बही है। कलियां कोमल सूख रही है, सरिताएं किस ओर बही है। पैरों की मजबूरी देखो मंजिल तक का पता नहीं है, पैरों की मजबूरी देखो मंजिल तक का पता नहीं है। तो धरती तरस रही है घन को, धरती तरस रही है घन को, माली छोड़ चला उपवन को, माली छोड़ चला उपवन को। और ये देखिएगा किस तरह की निराशा, किस तरह का एक डर मन में है कि अब सब कुछ है खोने वाला, अब सब कुछ है खोने वाला, जाने क्या है होने वाला। अब सब कुछ है खोने वाला, जाने क्या है होने वाला। ये सब कैसे ढो पाएगा सिर पर बोझा ढोने वाला, यह सब कैसे ढो पाएगा सिर पर बोझा ढोने वाला। अब ढोए वो खुद के तन को, कितनी बड़ी बात है। जो सिर जी, पर बोझा ढोता हो, अब उसको उसका अपना शरीर भी वजन लग रहा हो, वजन लग रहा हो। अब ढोए वो खुद के तन को, माली छोड़ चला उपवन को। और किस किस तरह की चीजें रही होंगी। एक शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे माया नगरी कही जाती है, जहां पर लाखों करोड़ों लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं, वहां से जब लौटे होंगे अपने अपने गांवों के लिए, अपने अपने गंतव्य के लिए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं अपने सपनों से भी एक प्रश्न होगा। मैं जी, कहना चाहता हूं कि सपनों ने कितना भरमाया, सपनों ने कितना भरमाया, खुद का साया काम ना आया। सपनों ने कितना भरमाया, खुद का साया काम ना आया। सूरज सिर पर नाच रहा है, तपती धूप झुलसती काया, तपती धूप झुलसती हस्ती काया। काया। देखे ऊपर दूर गगन को, ऐसे समय पर केवल ईश्वर को याद किया जा सकता है कि देखे ऊपर दूर गगन को, माली छोड़ चला उपवन को। और अंतिम बंद भी मैं इसका आपको सुनाना चाहता हूं, एक आशा के बिल्कुल, साथ में, एक सकारात्मकता के साथ में सुनिएगा कि कुछ दूरी पर घर अपना है। मन में एक आशा कि अपने घर पहुंच जाएंगे, पीपल वाली छांव मिलेगी, अपना गांव मिलेगा। तब क्या होगा कि कुछ दूरी पर घर अपना है और तनिक तुझको तपना है, कुछ दूरी पर घर अपना है और तनिक तुझको तपना है। मंजिल भी मिल ही जाएगी, मंजिल भी मिल ही जाएगी, पूरा होने को सपना है, मंजिल भी मिल ही जाएगी, पूरा होने को सपना है। ये समझाता अपने मन को, माली छोड़ चला उपवन को, माली छोड़ चला उपवन को। तो ऐसे समय पर एक सकारात्मक सोच की, एक आशा की आवश्यकता है कि कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। एकला बिल्कुल, देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। कितने अच्छे शब्दों में यहाँ पे हमारे साथ चेतन जी ने अपनी बात कही है साथियों। ये बिल्कुल सही बात है कि आज हम अगर प्रवासी मजदूरों के दर्द को समझें और जानें, देखें, समझें, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि चेतन जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रही थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस दर्द को बयाँ किया है। कहीं न कहीं आज अगर पूरे देश में देखें तो इन प्रवासी मजदूरों का दर्द, जिनके पाँव में छाले हैं, प्यास से हैं लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद के उजाले के साथ कि वो अपने घर पहुंचने वाले हैं। लेकिन पल-पल उनकी परीक्षा है तपती धूप में, लेकिन कहीं पे उनको उम्मीद है कि वो घर पहुंचने वाले हैं। और अभी थोड़े दिन पहले, जो 2-4 दिन पहले एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसने सबको हिला के रख दिया कि एक 3 साल का बच्चा अपनी माँ के कंबल के साथ अठखेलियाँ कर रहा है और वो ये जानता भी नहीं है कि उसे, उस बच्चे को उस घर की बिल्कुल। छाँव में पहुँचाने के लिए वो माँ इतना चली कि उसके प्राण ही ईश्वर तक पहुँच गए। तो ये देश इस समय बहुत दर्दमय स्थिति से गुज़र रहा है और आप जैसे लोगों की सकारात्मक सोच की वजह से ही कहीं न कहीं जो लोग घरों में हैं, वो कुछ पल मुस्कुरा लेते हैं इस दर्द के साथ कि आज अंधेरा है तो कल उजाले भी होंगे। निश्चित तौर पर आज आपका बिल्कुल। अंदाज जो यहाँ सामने आया है, लोगों ने आपके लिए बहुत सारे वाह-वाह भेजे हैं कि आज कुछ अलग पेश किया है आपने, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया है।
सो अब हमारे पास आगे के 5 मिनट और हैं। चेतन जी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एसकेडी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, आज केवल एक चीज की आवश्यकता है। जैसा कि मैं कहता आया हूँ, हमारे बड़े भाई ये सुमित ओरछा वो कहते हैं कि अंधेरा हार जाता है, उजाला जीत जाता है। तो उजाला निश्चित तौर पर जीतेगा। एकला चलो मिलके लड़ो का ये मंत्र हमें बिल्कुल जीतेगा। ऐसे समय पर एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, और जो तकलीफ के समय में मुस्कुराए। मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभार इसलिए यहाँ से देना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ इसलिए भी कि वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, इससे एक लोगों का मनोरंजन भी होगा, लोगों तक बात भी अपनी पहुंचेगी। तो ये एक जो मुस्कुराहट पहुंचाने का, मुस्कुराहट फैलाने का जो ये आप काम कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा काम है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसे समय पर, मुश्किलों के समय पर जो मुस्कुराए वो बड़ा व्यक्ति है, वो सकारात्मक व्यक्ति है। तो ऐसे समय पर आपको जो है सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी मुश्किलें निश्चित तौर पर आएंगी, और उनसे डटकर बिल्कुल लड़ना होगा, और जीतना भी होगा। और जीत तभी पाएंगे जब हम सकारात्मक होंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच चेतन जी, आपके साथ हमें बहुत सारी बातें जानकर और प्रीति जी, मुस्कुराकर। मैंने एक ही बात कही अपने लिए जिंदगी में। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं लिखा, लोगों को हंसाने के लिए लिखा। लेकिन जब मुझसे पूछा जाता है कि चेतन क्या आवश्यकता है इस छोटी उम्र में ये सब बातें करने की, देश भर की यात्राएं करने की, कवि सम्मेलन की, टेलीविजन की, या जो भी तुम करते हो, क्या आवश्यकता है ऐसी? तो मेरा अपना कहना यह है कि आपको क्या होना चाहिए ऐसे समय पर। स्वाभिमान के साथ में मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य तो हमें रखना होगा। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। ऐसे समय पर भी किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। सुनिएगा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। वाह, क्या बात है। तो हमें ये आवश्यकता है कि जब विपरीत परिस्थितियां आए तो उसका हंसकर, मुस्कुराकर, डटकर सामना करें, ताकि वो परिस्थिति भी खुद घबरा के भाग जाए। बिल्कुल सर। आपने जो लास्ट में ये जो हम कह सकते हैं एनर्जी बूस्टर दिया है, काबिले तारीफ है। हर इंसान को, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सो थैंक यू सो मच चेतन जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ कि जी। आपका, मैंने सुना है कि कोटा राजस्थान से भी कहीं कोई ताल्लुक है। एक बार वो भी हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए, फिर एक जी कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, दरअसल मेरा जन्म राजस्थान में ही हुआ है। उसके बाद में परिवार जो है मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गया। मेरा दरअसल पूरे हिंदुस्तान से ताल्लुक है। मैं आपको बता दूं, जन्म राजस्थान में हुआ, पला बड़ा मैं मध्य प्रदेश में हूँ। इसके बाद में मेरी कर्मभूमि कुछ समय मुंबई रही। इन दिनों मैं दिल्ली रहता हूँ। तो कुल मिला के मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। पूरे देश में घूम घूम के ये बात बताता हूँ। मतलब आई लव इंडिया। आई लव इंडिया। यस। सो आज हम यही चेतन जी से इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आप सभी आज के हमारे इस कार्यक्रम में चेतन चर्चा जी से रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने कुछ हंसाया तो देश के पहलुओं पे हमारी दृष्टिकोण यानी कि हमारा नजरिया भी रखा है। हमारे साथ यहाँ पर रोहित जी, करण जी, सुभाष जी, पुरुषोत्तम जी, दीपिका जी, गौरव जी और कुमार जी, आयुष जी और लकी जी, शीतल जी, बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, मैं कॉन्टेस्ट लॉन्च करने जा रही हूँ। संडे संडे हमारी मुलाकात होगी। इस संडे का, जैसा कि चेतन जी ने मुस्कुराएगा वर्ड यूज किया था, तो आपको मुस्कुराते हुए की, क्योंकि फिर से मुस्कुराएगा इंडिया और मुस्कुराने वाला है बहुत जल्द, ये हमारी सोच है। तो आप अपनी हैप्पी यानी कि मुस्कुराते हुए की एक फोटो आप इस पे पोस्ट कर सकते हैं। हमारा ये एपिसोड खत्म होने के बाद अभी आप इसी पेज पर यानी कि इसी लिंक पर, जहाँ पे चेतन जी का लिंक है, उसी पे आप पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट संडे हम अनाउंस करेंगे। सो अब हम आप सभी से यही कहेंगे कि 11 बजे आप सभी को वापस हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि हम आपके लिए यानी कि एसकेडी यूनिवर्सिटी आपके लिए हायर एजुकेशन में चैलेंजेस को लेकर के एक वेबिनार लेकर के आ रही है। सो आप लोग कहीं नहीं जाइए, पानी और रिफ्रेशमेंट लेकर के वापस अपनी स्क्रीन यानी कि मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, ताकि आप उस वेबिनार को सुन सकें। राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, 11 हमारा एएम का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप इस पोस्ट को भी लाइक एंड शेयर करें। उस वेबिनार मैं खुद भी अटेंड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग भी, मेरे जो लोग देख रहे हैं श्रोतागण, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप लोग जरूर उस वेबिनार को अटेंड करिए। मैं खुद भी देखूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बी सेफ, बी अलर्ट, बी सेफ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।